हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर है हमारा 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इस चैप्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग लाइट ये वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग की भी एकदम से लाइट जल जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो कंसेप्ट है, लाइट के इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इतने सारे फिनोमेनास हैं कि जैसे ही हम लोग लाइट ये वर्ड बोलते हैं वैसे ही फिज़िक्स के कई सारे डोर्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। चाहे तुम देखो, इतने सारे फिनोमेनास हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं कि हम लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। चाहे बात कर लो रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की, डिस्पर्जन की, या फिर कह लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, या तुम कह सकते हो कि हम लोग जो टिंडल इफेक्ट देखते हैं वहाँ पर भी कौन है? लाइट है। जब हम लोग मिराज की बात करते हैं वहाँ पर भी क्या आ रहा है? वहाँ पर भी लाइट का कंसेप्ट आ रहा है। या फिर हम लोग नोबिता में देखते हैं, वो ड्रॉर खुलता है, फटाक से टाइम मशीन में बैठ करके चला जाता है, कभी अपने दादा के बचपन में चला जाता है, कभी अपने पोते के बचपन में चला जाता है। तो वो भी क्या है? वहाँ पर भी कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? लाइट का कंसेप्ट आ रहा है। चाहे हम लोग बात कर लें रिलेटिविटी के कंसेप्ट की, वहाँ पर भी क्या आ रहा है? लाइट का कंसेप्ट आ रहा है। तो जब हम लोग बात करते हैं लाइट की तो इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम इन फिनोमेनास को स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग लाइट को ज़रूर स्टडी करेंगे। अभी हम लोग हैं 10th स्टैंडर्ड में, तो हम लोगों को बेसिक बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 10th में इस बार। जैसे ही आप लोग और हायर स्टैंडर्ड में जाते जाओगे, आप लोगों को और ढेर सारे लाइट के कंसेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, कह सकते हो। ठीक है, जब आप लोग 11th-12th में जाते हो तो धीरे धीरे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, उसके बाद क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लाइट कभी कभी वेव की तरह बिहेव कर रही है, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो लाइट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस टर्म, यू नो। जब भी हम लाइट के बारे में बात करते हैं, इतने सारे दरवाजे तो खुल ही जाते हैं फिजिक्स के, लेकिन क्वेश्चन मार्क के भी दरवाजे खुल जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं लाइट क्या है। बेसिकली हम जो देखते हैं वो किस वजह से देख रहे हैं? लाइट की वजह से देख रहे हैं। जब रात को अंधेरा हो जाता है हम लोगों को चीज़ें नहीं दिख पाती। क्यों नहीं दिख पाती? लाइट नहीं होती। जब लाइट नहीं होती तो क्यों नहीं देख पाते? बेसिकली जब हम लोग किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, यहाँ पर मार्कर पड़ा है, मैं इसको देख सकती हूँ, मैं इसको सेंस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इस मार्कर पे लाइट पड़ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आइज़ पे पड़ रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इसको देख पा रही हूँ। अगर लाइट ही नहीं होगी तो मैं इस चीज़ को नहीं देख पाऊँगी। ओके, बट क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है कि लाइट क्या है एक्चुअल में। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा सारा स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो उस स्पेक्ट्रम में कई सारे टाइप्स की वेव्स हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा वेवलेंथ की होती हैं, कुछ का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। ढेर सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होने के कारण हम लोगों को कई सारी जो है वेव्स देखने को मिल जाती हैं। तो उसी स्पेक्ट्रम में कहीं बीच में लाई करता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यानी क्या? जो हम लोगों को रेनबो के कलर्स दिखते हैं। कौन से? विबजॉर वाले। वो वाले जो कलर्स होते हैं दैट फॉल अंडर विजिबल लाइट। जो हमारी ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है उसको ही हम बोलेंगे विजिबल लाइट। स्टूडेंट्स, इससे जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, हायर फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ें होंगी वहाँ पे गैमा रेज आ जाएंगी, यूवी रेज आ जाएंगी। ओके, जो इससे लेस फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर रेडियो वेव्स आ जाएंगी। ओके, तो जो बीच में यहाँ पे स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है विजिबल लाइट, वो हमारी ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। दैट इज़ ओनली द थिंग लाइट। हम लोग उसी चीज़ को क्या कहते हैं? लाइट करते हैं। अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारे इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के पॉइंट से। क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो वो तुरंत से क्या करती है? बाउंस बैक करती है।
जैसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग वो स्पंज का बॉल देखते हैं, जैसे ही हम लोग उसको ज़मीन पर ऐसे फेंकते हैं या फिर वॉल पे फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें जाती है और वो उसकी वजह से वापस से बाउंस बैक करता है, करेक्ट। तो लाइट के भी केस में वैसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया एक क्या, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस यानी क्या, जो चमकने वाला सरफेस नहीं होता, एकदम हाईली पॉलिश्ड, एकदम चिकना वाला। पीछे से उसको क्या कर लिया हम लोगों ने, किसी सिल्वर कोट से कोट कर लिया है। अब यहाँ पर सपोज मैंने एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, यहाँ हम लोग बना लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी क्या, नॉर्मल यानी किसी भी जो सरफेस पे हम लोग 90 डिग्रीज के एंगल पे परपेंडिकुलर जो एक बनाते हैं, दैट इज नॉर्मल। ओके, इस चैप्टर में हम लोग कई बार इस वर्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो पहले से ही आप लोग समझ लो। यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट किया एक वेव को, एक रे ऑफ लाइट को, तो क्या होगा, अब ये पॉलिश सरफेस है बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पे रे नहीं जा सकती, ये क्या करेगी, ऐसे करके बाउंस बैक कर जाएगी। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट when it's incident on a highly polished surface is called reflection। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो स्टूडेंट्स कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे का, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दिस इज नॉर्मल। अब हम लोगों को लॉज हम लोगों ने खैर पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए ही हैं, लेकिन एक बार हम लोग इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब जैसे अगर ये एक प्लेन है तो तीनों भी क्या होंगे, तीनों भी एक ही प्लेन में आएंगे। कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एक प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ ना हो कि यहाँ कुछ बोर्ड के बाहर आ रहा है। जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ओके, अब सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या दो लॉस पढ़े हम लोगों ने, कि पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। दूसरी बात, रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ दिस विल बी मोर करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में तो स्टडी कर लिया है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को पता है कि लाइट जब एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से जाती है, मतलब क्या, एक लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, सपोज यहाँ पर एयर है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रे को ऐसे करके इंसिडेंट किया। ओके, अब यहाँ मैं क्या बना लेती हूँ, नॉर्मल बना लेती हूँ, दिस इज नॉर्मल। ये यहाँ पर एक इंसिडेंट कर रही है रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पिछले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये सरफेस कैसा था, जो सरफेस था दैट वाज हाईली पॉलिश्ड, और दूसरी तरफ से उसको क्या किया था हम लोगों ने, सिल्वर कोट किया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये हम लोगों को दिख रहा है लाइन, दिस इज़ बेसिकली बॉर्डर सेपरेटिंग टू मीडियम्स। तो यहाँ क्या करता है, लाइट जब यहाँ से जाता है तो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है, बट जब वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने पाथ को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता है। बेसिकली लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, ऐसे सीधा वाला, बट लाइट क्या करती है, लाइट वैसा पाथ फॉलो न करके लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है।
So bending of light when it travels from one medium to another medium is called refraction of light. This will be called refracted ray and this angle will be called angle of refraction, not reflection. Okay, अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वहाँ पर दो लॉस पढ़े थे. क्या क्या लॉस पढ़े थे हम लोगों ने? एक पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट. दूसरा क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. वहाँ पे क्या थी? एक प्लेन में थी. अब यहाँ पर भी हम लोगों को वैसे ही कुछ और लॉस पढ़ने हैं. पहला क्या आ जाएगा? पहला लॉ थोड़ा सा सिमिलर है. क्या? अगर ये प्लेन की, अगर हम लोग इस चीज़ को एक प्लेन मान लेते हैं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन सेम प्लेन. एक ही प्लेन में सारा कुछ लाई कर रहा है. ऐसा नहीं हो रहा है कि ये दो एक प्लेन में है, ये अलग प्लेन में आ जा रहा है, या इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एक प्लेन में है, नॉर्मल हम लोग कहीं और से ड्रॉ कर दे रहे हैं. ऐसा होगा क्या? नहीं. जो तीनों भी चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी. जैसे रिफ्लेक्शन के केस में हुआ था, वहाँ कौन कौन एक प्लेन में था? कौन कौन को प्लेनार था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन वाला रे और नॉर्मल. यहाँ कौन कौन एक प्लेन में है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. अब सेकेंड लॉ की हम लोग बात कर लेते हैं कि जब साइंटिस्ट लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, दो मीडियम्स लिए. सपोज यहाँ पर वापस से क्या है? एयर है, यहाँ कौन है? ग्लास है. उन्होंने क्या किया? डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाए और डिफरेंट उसके कारण क्या आ गए हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गए. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, I2. दिस विल बी नॉर्मल. और यहाँ क्या है? R1. दिस विल बी R2. एक और हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसे करके ये बड़ा थोड़ा सा बना लेते हैं. ओके, दिस इज I3. दिस इज अगेन R3. तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ढेर सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू स्टडी की कि अगर यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है, अगर लेज़र की मदद से उन लोगों ने एक एक रे यहाँ पर इंसिडेंट की, फिर कुछ एंगल बदला, यहाँ इंसिडेंट की, फिर कुछ एंगल बदला, यहाँ इंसिडेंट की, तो जितनी ज़्यादा उन लोगों ने वैल्यूज़ ली I और R के लिए, उन लोगों को जो रिफ्रैक्शन का वैल्यू मिला, तो उन वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन निकल कर के आई. क्या कॉमन निकल के आया? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट अंटिल द मीडियम्स आर नॉट चेंज्ड. अगर हम लोग बात करते हैं एयर और ग्लास की, अगर इन दोनों मीडियम्स की बात करते हैं तो चाहे हम कितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें, उसके लिए जितने भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल करके आए, जब उनका साइन लेंगे और साइन का रेशो लेंगे हम लोग, तो वो चीज़ क्या निकल के आएगी? कांस्टेंट आएगी. कब तक? जब तक हम मीडियम को चेंज नहीं करते. अगर यहाँ मैंने एयर ले लिया, यहाँ ग्लास ले लिया, तो ऑब्वियसली एयर ले लिया, यहाँ वाटर ले लिया, या दूसरा कुछ ले लिया, तो क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमारे पास, वो कांस्टेंट ना आके कुछ और वैल्यू आने लगेगी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. क्योंकि इसको स्नेल नाम के किसी साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये उनके नाम पे से जाना जाने लगा. क्या? किसी भी दो मीडियम को जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब लाइट उनमें से ट्रैवल करती है, तो जो इंसिडेंट रे का वैल्यू हम लोग डालते हैं, जो रिफ्रैक्शन का वैल्यू उसके लिए आता है, जब हम उसका रेशो लेते हैं साइन का, तो वो क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा. चाहे कितना भी कैसा भी एंगल ले लो तुम, क्या वैल्यू आएगी? कांस्टेंट आएगी. दिस इज स्नेल्स लॉ. ओके, फर्स्ट क्या देखा हमने? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाइन सेम प्लेन. दूसरी चीज़ क्या देख ली हम लोगों ने? साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज ऑलवेज कांस्टेंट. कब तक? जब तक हम लोग मीडियम्स को चेंज नहीं करते. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स?
स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले स्नेल्स लॉ देखा। क्या था स्नेल्स लॉ? रेशो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये जो हम लोग कांस्टेंट लिखते थे इसकी जगह बेसिकली हम लोग अब लिखेंगे ये जो रेशो है साइन आई बाय साइन आर का, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया जा रहा है एन से। काफ़ी सारी जगह पर इसको ऐसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि आपकी टेक्स्ट में एन से रिप्रेजेंट किया गया है तो हम भी इसको एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है एन का वैल्यू? साइन आई बाय साइन आर। अगर यहाँ कोई दो मीडियम्स हैं, सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, तो अगर यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ हम लोग नॉर्मल बना लेंगे, तो यहाँ पर लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी। तो जब हम इन दोनों के साइन का रेशो लेंगे तब हम लोगों को मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n/1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ध्यान से देखो, n/1 जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी साइन आई बाय साइन आर। जो फर्स्ट लेते हैं, अभी देखो ऊपर हम लोगों ने क्या लिया? आई लिया। आई मतलब कहाँ? इंसिडेंट। तो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिस मीडियम में, उस मीडियम को बाद में रखने का। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ राइट, उस मीडियम को बाद में लिखेंगे। और जहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, जिसको नीचे लिख रहे हो उसको ऊपर, जिसको नीचे लिख रहे हो उसको पहले लिखोगे। जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस चीज़ को पहले लिखेंगे, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है उसको बाद में लिखोगे। ऐसे आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हो। कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस चीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तब एक चीज़ और आती है। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ लाइट। डेंसिटी ऑफ लाइट। हम लोगों ने एक डेंसिटी पढ़ रखी है, कौन सी? मास वाली डेंसिटी। बट वो डेंसिटी और ये डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या? इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पर समझ लो स्टूडेंट्स, एक तो मीडियम रेयरर होगा या तो मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होगा रेयरर और एक होगा डेंसर। रेयरर मतलब क्या? एकदम खुला खुला मीडियम, यानी जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा बंधे हुए नहीं हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एयर। और डेंसर मीडियम कैसा? जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक जगह पर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लास हो गया या वाटर हो गया या डायमंड हो गया। ये मीडियम्स कैसे हो जाएंगे? डेंसर हो जाएंगे, जहाँ पर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और रेयरर यानी क्या? जहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। ओके, तो अब देखो, जहाँ पर रेयरर मीडियम होगा वहाँ पे लाइट का जो वेलोसिटी है या जो लाइट का स्पीड है, दैट विल बी ग्रेटर। और यहाँ पर डेंसर मीडियम जब है तो उसमें जो लाइट का स्पीड होगा वो कैसा होगा? कम स्पीड होगा। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो तुम? सपोज तुमको जाना है अपने घर से अपने स्कूल तक। ओके, तो जिस दिन भाई नॉर्मल डे है
तो रोड्स खाली खाली मिलती है हम लोगों को सुबह, तो तुम लोग फास्ट एकदम साइकिल चला करके जा सकते हो। लेकिन जिस दिन कोई फेस्टिवल है या कुछ है ऐसा, तो उस दिन हम लोगों को रोड पे साइकिल चलाने में या रोड पे कोई भी व्हीकल चलाने में या पैदल चलने में भी मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि रोड पे इतनी सारी पब्लिक भरी पड़ी होती है, हम लोग हॉर्न बजा बजा करके थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो लाइट को कहाँ जाने में आसानी होगी? रेयर मीडियम से। वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है नहीं, डिशुम डिशुम ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, किसी को ज़्यादा कोहनी नहीं मारनी पड़ेगी, ओके। लेकिन जब लाइट ट्रैवल करती है किसी डेंसर मीडियम से, जब हम लोग किसी त्यौहार के टाइम पे रोड पे निकलते हैं, तो वहाँ पे कैसे एकदम भीड़ होती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है। जब रेयर मीडियम है तो स्पीड कैसी है? ज़्यादा है। जब डेंसर मीडियम है तब स्पीड कैसी है? कम है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो सपोज़ इस मीडियम में यहाँ पर मैंने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया, यहाँ पर उसकी स्पीड है सपोज c1, ओके। कई सारी बुक्स में इसको v से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, v फॉर वेलोसिटी, लेकिन अक्सर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर c1 है, यहाँ पर क्या जा रहा है? c2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो जब हम लोग ये म्यू का या n का वैल्यू लिखते हैं, तो हम लोग n का वैल्यू कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग लिखते हैं इसको v1 बाय v2 की मदद से। अगर दिस विल बी n21 विल बी v1 बाय v2, ओके। सो ये एक और आ गया इसको रिप्रेजेंट करने का हम लोगों को तरीका। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को पता है क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब भी हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं उसके यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो इसका यूनिट क्या होगा, क्या लगता है तुम लोगों को? तो स्टूडेंट्स दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? जब हम लोगों ने फोर्स पढ़ा, उसका डायमेंशन, उसका जो है यूनिट देखा। जब हम लोगों ने वर्क पढ़ा, उसका देखा। एनर्जी पढ़ा, उसका डायमेंशन और सब कुछ देखा। लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, इसका यूनिट क्यों नहीं है? पहली चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो एक इसका रेशो आ जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन इसका कोई यूनिट होता है क्या? नहीं। अब जब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जा रहा है? 2 बार वेलोसिटीज़ है। यहाँ पर भी, ऊपर भी क्या है? वेलोसिटी है, नीचे भी क्या है? वेलोसिटी है। तो दोनों वेलोसिटीज़ तो कैंसिल हो जाएंगी, तो यूनिट आएगा ही नहीं उसका। सो दिस इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स। स्नेल्स लॉ में सिर्फ यहाँ तक बात की गई थी कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशो है दैट इज़ कांस्टेंट, लेकिन जब उसको आगे स्टडी किया गया और तो हम लोगों ने उसको एक नाम दे दिया, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बोलता है? कोई मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है या कोई मीडियम कितना ज़्यादा रेयरर है, उसका हम लोगों को एक आइडिया देता है, ओके। जो हमारी लाइट है वो बेंड होने के बाद में कहाँ बेंड होगी? नॉर्मल के साइड बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी? इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। फॉर दोज हु जिन्हें ग्लास स्लैब का मतलब नहीं पता है, क्या होता है, उन्होंने लैब में नहीं देखा है, तो मैं वीडियो के बीच में कहीं पर भी एक इमेज ग्लास स्लैब की अटैच कर दूंगी, आप लोग उससे आइडिया ले सकते हो, ओके। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाया है, जहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से मोनोक्रोमैटिक लाइट को यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट किया। अब होना क्या चाहिए था कि लाइट ने ये पाथ जो है, ये मैंने डॉटेड लाइन जो बनाई हुई है, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था आइडियली, लेकिन बीच में यहाँ क्या आ गया? बीच में यहाँ एक ग्लास स्लैब आ गया। तो ग्लास स्लैब आने के कारण
एयर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो होता है रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहाँ पर एयर जो है वो एक कैसा मीडियम है, अगर हम लोग ग्लास से कंपेयर करें तो रेयरर मीडियम है, और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। यहाँ पर नॉर्मल बना हुआ है तो लाइट ऐसे जा रही थी तो ये ऐसे बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। बेंड होने के भी दो तरीके थे ना, लाइट यहाँ पे ऐसे थी, या तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती, इधर चली जाती, या तो नॉर्मल की तरफ आ गई। तो जब तरफ आ गई, नॉर्मल की साइड आ गई, तो लाइट कहाँ से जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब यहाँ पर हम लोगों को मिल गया एक इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने यहाँ पर सरफेस पे बना लिया, एन से नॉर्मल बना लिया हम लोगों ने। अब देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों के पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब ये जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहाँ पे आया। ओके, वापस से यहाँ पर क्या आ गया है, दो मीडियम्स को सेपरेट करने का इंटरफेस आ गया है। यहाँ ग्लास है, यहाँ कौन है, वापस से एयर है। तो जब लाइट फिर से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लाइट बेंड कर रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो वो कहाँ गई, अवे गई। दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये लाइट यहाँ से इमर्ज हुई ना, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हो रही है। ओके, तो अब जब हम लोग ये पूरे सेटअप को समझ चुके हैं, हम लोगों को दिखता है कि जो लाइट यहाँ से निकली थी, करेक्ट, यहाँ से हम लोगों ने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को इंसिडेंट किया था। व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब क्या, मोनो यानी वन, मोनो यानी सिंगल, और क्रोमा यानी कलर। एक कलर की जो लाइट होती है दैट इज मोनोक्रोमैटिक। ओके, यहाँ से जब हमने उसको इंसिडेंट किया तो ये ऐसे जाने की वजह से ये यहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लाइट जो ऐसे जाने वाली थी ऐसे आ गई वो इस ग्लास स्लैब की वजह से, तो ये लाइट रे कैसी हो गई, लिटरली इट इज डिस्प्लेस्ड। अब ये जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से दो चीज़ें मालूम पड़ती हैं। क्या, फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। और दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या मिलती है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था जिसको मैंने यहाँ तक आगे ड्रॉ किया है, दिस इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, यानी इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। क्या हुआ एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। क्या क्या हम लोगों ने, एक ग्लास स्लैब रखा, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ पर ग्लास है। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को मैंने यहाँ से इंसिडेंट कराया, लाइट जो ऐसे जानी चाहिए थी वो कुछ और पाथ फॉलो करके गई है। कैसे, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दैट मीन्स रिफ्रैक्ट हुई। यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल वो झुक गई, फिर वापस से यहाँ पर आई वो, फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का वापस से चांस आया, तो वो क्या किया उसने, अवे फ्रॉम नॉर्मल वो चली गई। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कैसे वो बेंड कर रही है, ये इस चीज़ में हम लोगों ने सीखा, और उसका क्या हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ से दो रिजल्ट हम लोगों को मिले। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दूसरी चीज़ क्या सीखी, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू emergent ray. Okay, so this was all about students refraction through glass slab. होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोग इस चैप्टर में ढेर सारे डायग्राम स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी जो एक इमेज है वो कैसे फॉर्म करती है। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग समझ लें मिरर कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर, या जो लेंस होता है वो क्या होता है।
उसमें क्या ढेर सारी हम लोगों को और भी चीज़ें इसमें स्टडी करनी होती हैं कि कहाँ पे सारी जो लाइन्स है वो आकर के मीट कर रही हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे। तो एक बार यहाँ पर हम लोग उस चीज़ का ओवरलुक कर लेते हैं। यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, ये इतना है हमारा मिरर। कैसा है? स्फेरिकल मिरर है। इस वाले चैप्टर में हम लोगों को जो प्लेन मिरर होता है, जैसा हम लोगों के घर में होता है ड्रेसिंग टेबल्स में, या फिर हम लोग जो मिरर घर में यूज़ करते हैं, वो मिरर कैसा होता है? सब प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसका एक साइड कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरे साइड को हम लोग क्या कर लेते हैं? पॉलिश कर लेते हैं किसी भी चीज़ से। ओके, लेकिन यहाँ पर कैसा है? ये एक स्फेरिकल मिरर है। ये वाली इसकी ये जो साइड है दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग साइड, एंड ये जो साइड है यहाँ पर ये ऐसी लाइंस बनी हुई हैं। दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पर हम लोगों ने उसको किसी चीज़ से कोट कर दिया है। ओके, अब ये चीज़ कहाँ से आती है? ये किसी एक ऐसे बड़े से गोले में से आया होगा जिसका ये एक इतना सा पार्ट है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ये लेंस ऐसा होता है कि ये मिरर ऐसा होता है क्या? नहीं, ये किसी एक बड़े मिरर का छोटा सा पार्ट है। ओके, जैसे ये सर्कल है और ये एक कर्व क्या है? उसका छोटा सा पार्ट है। तो अब ये जो सर्कल पूरा दिख रहा है हम लोगों को, जो स्फीयर दिख रहा है, ये सी क्या है? दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर एंड दिस इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये सी पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो स्फीयर का सेंटर आएगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ ये जो बीच में से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब दिस इज पोल। यहाँ जो लाइन आ रही है, यहाँ पर हम लोगों को पहला तो ये दिख गया सी। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पे एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड पोल। ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। अब सी और पी के बीच में सी पी ए क्या है? इस स्फीयर का रेडियस है। अब सी और पी का जो मिड पॉइंट है, जो अगर सपोज ये 8 सेंटीमीटर का है पूरा, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 4। तो यहाँ पर बीच में जो एक पॉइंट आ रहा है F, दैट इज कॉल्ड एज फोकस। अगर सपोज करो कि यहाँ से ढेर सारी क्या है? पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं लाइट की, तो वो क्या करेंगी? एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेंगी, एक पॉइंट पे फोकस करेंगी। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट होगा F। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फोकस, जो आता है C और P के सेंटर में। जितना सी एफ का डिस्टेंस होगा उतना ही एफ और पी का डिस्टेंस होगा। जब आप लोग एक्चुअल में अपनी नोटबुक पे या अपनी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग ये डायग्राम्स बनाएंगे, तब इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जितना आप लोग इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाओगे, उतना ही इन दोनों के बीच में का भी डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। अगर ये C और P का जो डिस्टेंस है दिस इज R, सो F एंड P का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? R/2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग बोलेंगे FP को ही हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। कितनी सारी टर्म सीखी हम लोगों ने? एक तो C के बारे में हम लोगों ने देखा, क्या है C? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने? फोकस के बारे में स्टडी किया। तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या स्टडी की? पोल के बारे में स्टडी की। चौथी चीज़ हम लोगों ने क्या स्टडी की? ये जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिरर है ये कहाँ से निकला है? एक बड़े से स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिरर। इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेंस। लेंसेस जो हैं हमारी, उनके बारे में भी ऐसी ही कुछ टर्म्स जुड़ी हुई हैं, वो कैसी हैं उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लेंस के बारे में। लेंस बेसिकली दो मिरर के सरफेसेस को जोड़ करके बनता है। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक पूरे स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर करते थे, तो यहाँ पर हम लोगों को दो स्फेरिकल मिरर के छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर कंसिडर करने हैं ताकि एक लेंस बन सके। अब जो ये लेंस का मिडिल का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल O। अब उस वाले केस में, फर्स्ट केस में हम लोग
एक मिरर का यूज़ करते थे तो हम लोगों को एक फोकस मिलता था, और उसके थोड़े ही इक्विडिस्टेंट पे हम लोगों को क्या मिलता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता था। तो अब यहाँ पे 2 मिरर यूज़ किए गए हैं तो हम लोगों को 2 फोकस मिल रहे हैं, और इक्विडिस्टेंट पे हम लोगों को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल करके हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं 2f2। ये अगर f2 है सो दिस विल बी 2f2, और ये अगर f1 है तो इसको हम लोग बोल देते हैं 2f1। और ये जो लाइन जा रही है वापस से, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या है, पहले तो 2 मिरर को हम लोगों ने यूज़ किया, 2 मिरर को जोड़ करके बनाया है। सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर O से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 फोकस आ रहे हैं, क्यों, 2 मिरर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एक मिरर यूज़ किया था तो एक फोकस आया, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, F1 एंड F2। इक्विडिस्टेंट पे हम लोग को देखना है, ये अगर O F1 इतना है तो ये भी कितना आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस का आ जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड 2f1, दिस विल बी कॉल्ड 2f2। दिस इज़ ऑल अबाउट लेंस स्टूडेंट्स। ये चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ इसलिए स्टडी की ताकि हम लोग जब डायग्राम्स बनाएं तब हम लोगों को चीज़ों के बारे में कंफ्यूज ना हो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है। ओके, ये चीज़ें अगर आप लोग एक बार समझ गए ना तो आप लोगों को डायग्राम्स बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। ओके, आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आप लोगों को ये हम लोगों का 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे बाकी के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लेंस से और कॉन्केव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्केव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे डायग्राम्स बनती हैं, क्या होता है, फॉर्मूलाज हम लोग स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स को हम लोग और स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।